हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी 2022, सिंपल सी बात है, पेपर का समय ज़्यादा नहीं है। मतलब एक्चुअली इस बार के हिसाब से देखा जाए तो टिल नाउ वी हैव गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेशली पिछले 2 साल के हिसाब से देखा जाए तो पेपर्स वो जस्ट हैपनिंग विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर। आरबीआई ग्रेड बी क्या, सेबी क्या, इनकी नोटिफिकेशन निकलती है उसके साथ साथ पेपर करवा रहे थे। गुड न्यूज़ कि इस बार हमारे पास क्या है, ज़्यादा समय आ गया। Now, when we talk about the phase one is a very tedious task to look forward to, and then phase two another level of challenge है। तो I cannot really say कि phase one कितना easy, phase two कितना difficult, but आज मैं आपको ना specifically कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ regarding phase one। यानी मैं आपको phase one का एक बार syllabus का go through दिलाना चाहती हूँ, because आपने अगर notification review किया तो notification में उन्होंने सिर्फ वो 4 subjects बताए हैं। अगेन आपके पास सिर्फ वो 4 subjects for phase one are specified, लेकिन पेपर में क्या क्या questions आ सकते हैं, पिछली बार में क्या आया था, वो डिटेल्स जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है जब आप फेज़ वन की प्रिपरेशन इस सॉर्टेड तरीके से करने का सोच रहे हैं। बिकॉज अगर आप उस सॉर्टेड वे से जाने का सोच ही रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पिछली बार पेपर में आए हुए थे या इस बार के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी फेज़ वन। यानी आज हम बात करने वाले हैं क्रैकर्स कोड की। चलिए एक बार ओवरव्यू दे दिया जाए। जब हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी की तो अपने पास क्या है, फेज वन है, फेज टू है और फेज थ्री है। फेज वन आपका रहेगा प्योरली ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। यानी जीए पता है 80 मार्क्स की आती है फॉर एनी एस्पिरेंट। 80 मार्क्स आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जिससे कारण आप पेपर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका फेज वन की बात। फेज वन के बाद आपका फेज टू हो जाएगा। ये होगा ऑब्जेक्टिव भी, ये ऑब्जेक्टिव भी होगा लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव भी होगा। इंग्लिश तो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव होगा इसके अंदर, और जो आपका वन इज ईएसआई यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, दूसरा है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये दो टॉपिक्स जो आपके पास हैं, ये आपके पास इनका पेपर 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो वो आपका चलेगा। उसके बाद आपके पास फेज थ्री के अंदर आपके पास होता है इंटरव्यू जो 75 मार्क्स का होगा। तो ये 120 मिनट्स का पेपर आ जाता है। इसमें आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द पेपर आपके पास 90 मिनट्स रहते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं सिर्फ 30 मिनट्स। बट अगेन क्वेश्चंस भी आपके पास कम हो जाते हैं, तो वो आपको देखने वाली चीज़ है। और फेज थ्री में तो आपका सीधा इंटरव्यू होता है। बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के इस लेवल का जो इनका कॉम्पिटिशन रहता है, इसकी पूरी वर्किंग रहती है। सो व्हेन वी बिकम अ लिटिल लेकिन से कि थोड़ा ज़्यादा जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले तो यहीं पर फोकस करना है। बट याद रखिएगा एक चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार कही है, सिर्फ फेज़ वन वो वाला जो एटीट्यूड, मैम एक काम करते हैं ना, फेज़ वन प्रिपेयर कर लेते हैं, अभी क्लियर होगा तो हम फेज़ टू पढ़ लेंगे, अदरवाइज तो फिर क्या ही करना। वो वाले एटीट्यूड से कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगेन आप फेज़ वन इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और फेज़ टू के लिए सिर्फ 1 महीना मिला होगा, तो कैसे इस तक पहुंचोगे? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज प्रैक्टिकली वो चीज़ ना एक अच्छा तरीका नहीं होगा अगर आप इसी बार में आरबीआई ग्रेड भी निकालने का सोच रहे हो। तो पहले क्या करना है, फेज वन पर फोकस करना है, उसके बाद आप पहुंचोगे। फिर फेज वन के साथ साथ फेज टू पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि जिस समय पेपर आए तो ऐसा ना हो कि आप पहली बार सिलेबस पढ़ रहे हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो बट आज का जो मेरा फोकस रहेगा वो होगा इस फेज वन के अंदर क्या पेपर में आया हुआ है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें कवर करनी है। इन सबके साथ साथ आपको हमारी आरबीआई ग्रेड बी फेज वन और फेज टू दोनों की क्लासेस भी ऑनलाइन मिल जाएंगी। यानी हम आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पोर्टल पर एक 7 डे ट्रायल पीरियड भी चल रहा है, प्लस आपके पास हमारे अभी एट प्रेजेंट ऑफ भी चल रहा है हमारे कोर्स के ऊपर। उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच अविपीडिया प्रोवाइड्स यू व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आरबीआई ग्रेड बी। तो चलो अब जानते हैं फेज वन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। फेज वन के जब आप पेपर की बात करते हो, देखिए एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 80 नंबर, 80 मार्क्स आपके सिर्फ जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है रीजनिंग। इनके पेपर के रीजनिंग के अंदर जब बात की जाती है तो पिछली बार का भी पेपर के अंदर आपके पास लेवल 3 के रीजनिंग के क्वेश्चंस कई थे जो सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड थे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 का है और क्वांट भी 30 का है। सो जो व्हेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, देखिए 200 नंबर में से 80 मार्क्स तो सिर्फ जीए के हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग के हैं, फिर इंग्लिश के हैं और
क्वांट, ये दोनों इक्वल मार्क्स आ जाते हैं। सो आपको ये देखकर चलना है आपके पास टोटल 120 मिनट्स होंगे इस पेपर को करने के लिए। सो दैट मीन्स आपके पास 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको एक बहुत सॉर्टेड तरीके से चलना होगा, बिकॉज अगर आप पेपर में एग्जीक्यूट करते समय इसमें टाइम लगेगा और इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका इंग्लिश का बेसिक नॉलेज भी क्लियर है तो भी आपको एज कंपेयर टू रीजनिंग और क्वांट इंग्लिश में समय कम लगेगा, और जीए के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बट द पॉइंट इज इफ यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग तो आपके लिए आप उसे जल्दी आंसर कर पाएंगे। अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम तो डेफिनेटली इट वुड बी अ डिसीजन मेकिंग एरर जो डेफिनेटली इनसे कम टाइम लेगा, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो क्वांट हो। तो यानी जब हम जीए की बात करते हैं, जीए को तो प्यार से देखना है, क्योंकि पेपर के अंदर पिछली बार में भी आपके पास ना स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, स्टैटिक क्वेश्चंस थे, आपके पास इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, कई ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जीए के अंदर। आपके पास स्टैटिक के अंदर क्वेश्चंस थे, रिवर बेस्ड, आपके पास डैम्स बेस्ड, देन आपके पास जीआई टैग बेस्ड, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आते हैं। स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन थे, पिछली बार के एग्जामिनेशन के आसपास ही बजट भी आया हुआ था, तो बजट के ऊपर ही 5 क्वेश्चन थे जीए के अंदर। बजट बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं, फिर सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इंडेक्सेस जो इसके आसपास आपको दिखते हैं पिछले 6 महीने में, जो दिखते हैं 6-8 महीने में, वो आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस पेपर का जो जीए है ना, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल या आप बोल दो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। इस पेपर के अंदर आप स्ट्रैटा देखकर चलेंगे, कुछ हमारे पास मिसलिनियस जीके आ जाती है आपके पास, फिर करंट जीके आ जाती है, कुछ आपके पास में स्टैटिक जीके आ जाती है, और कुछ आपको इकोनॉमिक्स जीके कवर करनी चलनी है। तो मतलब आप सॉर्टेड होकर चलोगे ना तो आप इस पेपर को जीए के बेस पर प्रॉपरली और स्ट्रांगली प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको बताया जीए के रिगार्डिंग, जहां पर आपको स्कीम्स भी देखनी है, बजट को भी देखना है, सर्वे को भी देखना है, इन सब चीज़ों को, कोई स्पेसिफिक इंडेक्सेस आ रहे हैं उनको भी रिव्यू करके चलना है इन द पास्ट 6 to 8 months व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इफ द एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड इन मे तो आप कम से कम जैन या उसके पीछे आपके पास नवंबर के बाद का आपका जो है वो उतना प्रिपेयर आपको जरूर करके चलना चाहिए, मिनिमम उतना तो सोच के चलेगी जीए आपको उतनी कवर करनी है, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा जीए का एरिया। अब उसके बाद आपके पास इसको तो डेफिनेटली ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, अगले 2 महीने आपको लगातार क्या करना है, धीरे धीरे इसमें पढ़ते रहना है। अप्रैल आपके पास पढ़ा है और आपके पास एक्चुअली मई का भी 28 तक का टाइम है, तो यानी नियर अबाउट आपके पास 2 महीने हैं अभी समय। तो आपके पास उसकी जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को एक सॉर्टेड वे से चलाना है आपको। देन आपके पास अगला आता है रीजनिंग। रीजनिंग में 60 क्वेश्चन आएंगे, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर, क्योंकि इससे भी नंबर बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश और क्वांट का तो सेम आएगा। सो चलिए एक बार मैं आपको पिछली बार का पेपर क्या रहा और किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है आरबीआई ग्रेड बी के इन सब चीज़ों को लेकर, वो मैं आज डिस्कस करती हूँ। कौन कौन से चीज़ें हमारे पास, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। जीए को हर दिन वर्क करते चलेंगे थोड़ा बेटर होता है, यानी एक हफ्ते की आप पूरी जो पिछले कोई स्पेसिफिक वीक 1 ऑफ नवंबर, वीक 2 ऑफ नवंबर, उस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे ना तो आपको बेटर हो जाता है। और अपने कंपाइल्ड नोट्स अपने पास रखें, इट डजंट मैटर आप फिजिकल नोट्स रखते हैं या फिर आप अपने ऑनलाइन नोट्स रखते हैं, जितना आपका कंपाइलेशन प्रॉपर होगा और जितना आप उसको बार बार रीड करोगे उतना आपके लिए वो मेमोरी वाइज बेटर हो जाता है। इसकी इंग्लिश पिछली बार के पेपर में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग के अंदर आपके पास मॉडरेट क्वेश्चंस भी थे, इजी भी थे, डिफिकल्ट भी थे। सेम गोज विद क्वांट, बट इस बार का जो पेपर था मैं बोल सकती हूँ कि पिछली बार का पेपर मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व था एज कम्पेयर टू ईजी एंड मॉडरेट। ठीक है, तो उस तरीके से आपको देखकर चलना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे किसी भी बैंकिंग की भी तो वहाँ पर भी आपने उन बेसिक चीज़ों को तो कवर किया ही हुआ है, बट उनके साथ में आपको हायर लेवल की प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि पिछली बार का पेपर was definitely tougher in terms of the examination which has been conducted before that particular year as well. So पिछली बार का जो तो पेपर था वो एक आई ओपनर है कि जब भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो ढंग से और डिटेल में प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए, बिकॉज नोटिफिकेशन में कहीं पर आपके पास स्पेसिफाइड नहीं है कि फेज 1 के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास क्या आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेजेस है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, डीआई है यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके ऊपर तो आपके पास सेट में ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हर बार पेपर में आता ही है, आइडली ये आपको हर बार पेपर में दिखेगा। देन स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये भी आप पेपर में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये भी आपको दिखेगा पेपर के अंदर, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नंबर सीरीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन एक्सपेक्टेड ये होता है कि पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, देन वी हैव एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में डेफिनेटली आपको दिखता ही है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं मार्क कर रही हूँ कि इनका तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलिए ही चलिए कि ये आपको दिखेंगे ही, ठीक है, ये आइडली आपके पेपर में रहते ही है। मेंसुरेशन बेस्ड आपके पास क्वेश्चन पिछली बार भी आई बिलीव पेपर में था। देन आपके पास सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एज वेल। देन आपके पास टॉपिक है इनइक्वालिटीज का, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का, इसमें थोड़ा टाइम लगता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को प्रॉपर्ली, स्कोरिंग टॉपिक है, बड़ा बेसिक है लेकिन डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग एरिया है। देन आपके पास प्रोबेबिलिटी और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है, देन मिक्सचर्स एंड एलिगेशन है। सो ये सारे आपके पास एरिया आ जाते हैं क्वांट के जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। पिछली बार का पेपर जैसा मैंने कहा कि टफ था, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो भी एक बार बता दूं, तो चलिए एक बार वो भी बता देती हूँ ताकि आपको इस बार भी आप उसकी लाइंस पर ही थोड़ी अपनी प्रिपरेशन रखें। ऐसा जब हम क्वांट का एरिया देखते हैं तो डीआई को हम एक्सपेक्ट जरूर करते हैं, क्वांट का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको दिखता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपको मिलेगा ही, टाइम एंड वर्क नॉर्मली पेपर में होता है, नंबर सीरीज एंड मेंसुरेशन इज नॉर्मली देयर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में रहता ही है। तो क्वांट अगर आपका 30 मार्क्स का, तो इन सब में काफी ऐसे एरियाज है जिनमें से क्वेश्चन रहते ही है आइडली, ठीक है। तो इवन रेशियो प्रोपोर्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, अलोंग विद दैट स्पीड डिस्टेंस टाइम भी कुछ ऐसा है जो आपको दिखता ही है पेपर में। देन चलिए एक बार बता दूं कि किस बार आपके पिछले बार के पेपर के अकॉर्डिंग क्या आया था, डीआई बेस्ड क्वेश्चंस थे, केसलेट बेस्ड क्वेश्चंस थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको वहां पर दिख जाती हैं। देन आपके पास मैच द पेयर वाला पॉइंट था, क्वांटिटीज बेस्ड क्वेश्चन था, देन आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चंस थे, मेंसुरेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं, और आपके पास नंबर सीरीज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेटली पेपर में रहता है। एंड देन वी हैव क्वांट बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, these were also there in the previous examination। यानी आप देखेंगे तो पीछे हमारे पास जो जो मैंने मार्क किया इनमें से काफी क्वेश्चंस आपको पेपर में दिख जाते हैं जो पिछली बार पेपर में आए हुए हैं। व्हाट यू कैन ऐड हेयर इज आपके पास में एक चीज तो यहाँ पर मैं और पीछे इसमें ऐड कर सकती हूँ कि जो पेपर में आई हुई है, तो यहाँ पर आपको एक और कवर करनी है पार्टनरशिप। सो यू कैन राइट द पार्टनरशिप, अदरवाइज इट इज ऑल्सो कवर्ड इन रेशोज में भी एक तरह से उसका एक हिस्सा दिख जाता है, बट अदरवाइज पार्टनरशिप को आप अलग से कवर करते थोड़ा सा बेटर हो जाता है फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग आपके पेपर में 60 मार्क्स की आती है। कोडिंग एंड डीकोडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर, ठीक है। कोडिंग एंड डीकोडिंग ये रहा, ये पेपर में नॉर्मली पूछा ही जाता है। पिछले बार के पेपर में ब्लड रिलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी रहे थे। देन सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी दो आपके डिफरेंट क्वेश्चन सेट्स के आए हुए थे। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं 5 क्वेश्चंस के सेट में आता है, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो अगले 5 क्वेश्चन सिर्फ आपको उसको मार्क करना है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज हो जाती है इफ यू कवर इट प्रॉपरली। डायरेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। Syllogism is again a very important topic to cover for the examination. Directions, inequalities, ranking and order, seating arrangement definitely पेपर में एक ऐसा टॉपिक है जो आपको दिखता ही है। Then blood relations, data sufficiency, then we have machine output, decoding, पजल्स एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। सो ये सारे हैं जो रीजनिंग के अंदर हमारे पेपर में दिखने वाले टॉपिक्स हैं। पिछली बार के पेपर में इजी, मॉडरेट एज वेल एज डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर ही आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस आपको पिछली बार में दिख जाते हैं। देन साइलॉजिज्म वाज आल्सो देयर, इवन ब्लड रिलेशंस वाज आल्सो देयर इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल कि क्या आया है पिछले पेपर के अंदर और हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है। सी जैसे एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपके पास डेटा अरेंजमेंट था, ब्लड रिलेशंस था, सिटिंग अरेंजमेंट था, शेड्यूलिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट के ऊपर क्वेश्चन रहे हैं, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड के ऊपर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर
कोडिंग डी कोडिंग, आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको ये दिखेंगे ही दिखेंगे। कुछ ऐसे एरियाज हैं विच आर डेफिनेटली देयर इन द एग्जामिनेशन, सिटिंग बेस्ड हो गए या कोडिंग डी कोडिंग हो गई, ये रहते हैं। डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके पास में, रिवर्स साइलॉजिज्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, और साथ साथ में अजम्पशंस बेस्ड, अजम्पशन स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स, उनकी कॉज और इफेक्ट, स्टेटमेंट वाली जो इन्फेरेंस वाली होती है वो भी क्वेश्चन पेपर में था पिछली बार। सो इनके ना अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट देयर प्रिपरेशन, देयर पेपर इन टर्म्स ऑफ द रीजनिंग, इट वाज इजी, मॉडरेट, एज वेल एज देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। सो इनका जो रीजनिंग का लेवल है वो अच्छा होता है। 60 मार्क्स है तो प्रिपरेशन जो है वो आपको एक प्रॉपर वे से करनी होगी, मतलब आपको अभी से ही उसके ऊपर रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी फॉर अ बेटर एज, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द एज दैट यू कैन गेट इन टर्म्स ऑफ दीज एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो अब आगे देखें। अब ये तो हमने डिस्कस किया रीजनिंग का। अगला अपने पास टॉपिक क्या पड़ा है अभी डिस्कस करने को, दैट इज द लास्ट वन, दैट इज देयर इंग्लिश। इंग्लिश में आपके पास क्या आया था पिछली बार के पेपर में? इंग्लिश में भी अगेन आपको कुछ वैसा ही दिखता है। इंग्लिश के अंदर भी देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वर डेफिनेटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द लीग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पेपर में आइडली दिखता ही दिखता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन वर्ड एक्सचेंज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पास पिछली बार पेपर में थे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगेन ये कवर करने वाली चीजें होती ही है, क्योंकि इनको कवर करने का ना थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है, आपकी वोकैब बिल्ड हो जाती है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए दोनों बड़े हेल्पफुल होते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करने चाहिए। क्लोज टेस्ट आपके पेपर में आइडली होता ही है, कोई भी आप पेपर देखते हो उनमें आपको ये दिखता ही है, तो आरबीआई ग्रेड बी भी डेफिनेटली इसको डालता ही है पेपर के अंदर। एरर डिटेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड एक्सचेंज बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी वो भी पेपर में पिछली बार था। ठीक है, सो ये कुछ डिफरेंट तरह का एरिया है। इंग्लिश के अंदर स्कोर किया जा सकता है, अगेन 30 मार्क्स का है, तो अगर आप अपना टारगेट सही तरीके से लेकर चले तो आप इसके अंदर 25 अगर आपका एक इंग्लिश पर होल्ड अच्छा हो जाए तो यू कैन डेफिनेटली मेक इट दैट वे। सो इफ यू आर एबल टू स्कोर गुड इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अल्टीमेटली नेक्स्ट लेवल आपको जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट? तो आपके लिए फेज में अगले लेवल पर अपने आप को स्ट्रेंथ गेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। पिछली बार के पेपर के अंदर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें आई थी। स्पॉट द एरर बेस्ड क्वेश्चन था, ये वर्ड एक्सचेंज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आ रखे थे कि उन पे आपको वर्ड्स एक्सचेंज करने की, इसके जगह पर दूसरा वर्ड डालना है। मैच द सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स आपके पास पेपर में आया हुआ था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन ये सेट में आते हैं आपके पास में, मतलब इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 3-5 नॉर्मली 5 क्वेश्चंस कैसे सेट बन जाते हैं तो वो आएगा। कनेक्टर आपको पेपर में आए हुए थे। वर्ड एक्सचेंज बेस्ड जो मैंने आपको बता दिया। देन पैरा जंबल्स या सेंटेंस की रीअरेंजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर, एंड इवन क्लोज टेस्ट वाज आल्सो देयर। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि वो पिछली बार आए थे तो इस बार होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली ये आपको इस बार भी इन्हीं के पैटर्न के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस दिखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अगेन वेरी मच एंटिसिपेटेड कि पेपर में रहता है। देन आपके पास क्लोज टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। स्पॉट द एरर नॉर्मली रहता ही है। वर्ड एक्सचेंज बेस्ड इज अनदर लेवल जो आपको काफी पेपर्स में इस समय दिखेगा भी, और इस पेपर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो मेरे को कवर करने हैं, बिकॉज उनके उस नोटिफिकेशन के अंदर इनके रिलेटेड कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर रिलाई करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मुझे उन्हें कवर करके चलना है। अलॉन्ग विद दैट आपको ट्रिक्स के ऊपर वर्क करना है, बिकॉज आपको पास टाइम जो होगा वो लिमिटेड होगा और आपको रिलाई करना होगा अपने क्विक सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर, करेक्ट? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको देखकर चलनी है जब आप आरबीआई ग्रेड बी को फोकस कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, नाउ दैट आई एम डन विद दिस, आपके पास okay, सो नाउ वी वर डन विद दिस एरिया, यानी हमने प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए थे वो वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। सो यहाँ पर बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आपके पास इसके जो क्वेश्चंस थे वो ये रहे। आई थिंक वी आर डन विद दिस एज वेल। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर एग्जामिनेशन देयर, हमने अभी बात की है कि इस एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी चाहिए या क्या है इसके नोटिफिकेशन के अंदर। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
एंड दैट इज हमारे पोर्टल पर आप जाएंगे तो हमारे पोर्टल पर इस समय आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक ऑनलाइन कोर्स अभी हमारे लिए लॉन्च किया गया है। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियोस मिल जाती हैं, यानी आप टीचर्स के साथ में रियल टाइम इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अभी 7 डे ट्रायल चल रहा है। इसके अंदर आपको हर क्लास के साथ में वीडियो क्लास मिल जाती है, यानी एक तो वीडियो लेक्चर तो मिलता ही मिलता है, वीडियो के साथ में आपको एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट मिलता है हर क्लास के साथ, मतलब माइक्रो टेस्टिंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उसी के साथ में आपके पास हर क्लास के साथ में एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, बिकॉज इन डेप्थ तो पढ़ना ही है चीज़ों को, तो आपको वेब नोट्स भी अवेलेबल है और टीचर्स जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उनके आपके पास पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर रुकते नहीं है हम, इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। इसी के साथ में आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और हमारे पोर्टल पर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू सब अवेलेबल है। आपके पास माइक्रो टेस्टिंग, आप खुद का भी आगे उसको फर्दर टेस्टिंग कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड चीज पड़ी है। अगर कोई भी स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो अभी पीडीएफ के पोर्टल पर जाएगा, दिस प्रोवाइड्स यू एन अनलिमिटेड स्कोप ऑफ प्रिपरेशन। दैट मीन्स आपके पास वीडियो क्लास, एमसीक्यू, वेब नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। और ऑन द टॉप ऑफ इट व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द टेस्ट यू गेट अ पर्टिकुलर एनालिसिस ऑफ द सेम एज वेल। आप क्लियरली देख सकते हो कि आपने क्या अच्छे से किया है क्वेश्चंस को, इनफैक्ट क्वेश्चन में कहाँ पर गलतियां हुई है, कौन से टॉपिक्स है जो वीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देन इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू आर प्रिपेयरिंग इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो हमारा जो पोर्टल है उसमें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर पर आप जाकर रिव्यू कर सकते हो फॉर दिस एग्जामिनेशन, जहां पर आपको पूरा पोर्टल के अंदर आपको हर एक क्लास की इन डेप्थ आप देख सकते हो कि क्या टॉपिक है, उसके अंदर क्या क्या है, एमसीक्यू जो है उसके साथ की टेस्ट जो लगा हुआ है, जो उसके साथ का वेब नोट है, हर चीज क्लियरली अवेलेबल है और आप रिव्यू कर सकते हो उस चीज को। आप देख सकते हो कि क्या आप पढ़ रहे हो और कहाँ तक आपने पढ़ लिया है। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर पर लगे हुए टॉपिक, सब टॉपिक डेफिनेटली किसी भी स्टूडेंट को क्लैरिटी देते हैं कि मैं इतना इस समय में खत्म कर सकता हूँ। आपके पास वीडियो क्लासेस नॉट ओनली फॉर थ्योरी बट उस साथ में एमसीक्यू क्लासेस भी अलग से आपको अवेलेबल हो जाती हैं, यानी अनलिमिटेड थिंग्स आर अवेलेबल। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आरबीआई ग्रेड बी देन जॉइन आवर 7 डे ट्रायल नाउ। उसकी डिटेल्स आपके पास यहाँ नीचे अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां पर जाकर आप रिव्यू कर सकते हैं हमारे आरबीआई ग्रेड बी के कंप्लीट कोर्स को। उसी के अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है फॉर आरबीआई ग्रेड बी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स, सो गो अहेड एंड चेक इट आउट नाउ so that you can make up your decision क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। and let's look forward to a course जहाँ पर आपको definitely faculty ने पीछे work किया होता है, they are doing the homework in terms of what has been asked in the examination and what is expected in the examination, so go ahead and check it out. Thank you and इसकी details यहाँ बस description में available है. Goodbye and thank you.